वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल एंड हेयर स्टाइल बाय लारे। तो आज जो है वो दिलहारा नावल का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा नावल रीड करूं। पहले भी मुझे कमेंट्स आए थे, लेकिन एक नावल था उसके मुझे कंप्लीट पार्ट नहीं मिले। तो सेकंड रिक्वेस्ट इस नावल की थी, दिलहारा नावल। तो ये नावल हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जो नावल कंप्लीट हो वही आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दादी हजूर, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्लास में शफीक मुझे तंग करता है और आज इसने मुझे मारा भी था। तैमूर खान शाम में कुबरा खतून के पास आया और जोली में बैठी अखबार पढ़ती कुबरा खतून को बोलने लगा, क्या सरदार अकबर खान का पोता किसी लड़के के डर से स्कूल नहीं जाएगा? तू सरदारों की औलाद है, न डर बन। यूँ बुज़दिलों की तरह घर बैठकर इस लड़के की शिकायत लगाने की बजाय कल स्कूल जा और इसका सर फाड़ कर आ। कोई कुछ भी बोले तो मैं तेरे साथ चलूंगी स्कूल। कुबरा खतून अपने पोते को बोलती हुई अखबार तय करने लगी। वो अक्सर तैमूर खान को इस तरह डर और ताकतदार बनने का सबक देती होती थी। ए लड़की, किधर जा रही है? यहाँ आ। 7 महीने हो चुके थे रुबाब को यहाँ आए, मगर कुबरा खतून इसको भी अभी तक ए लड़की कहकर मुखातिब करती थी। जी अम्मा हजूर। रुबाब कुबरा खतून के पास आती हुई इससे पूछने लगी। आज सुबह से ही उसे अपनी तबीयत में कुछ खराबी लग रही थी, मगर वो किसी से कुछ कहे बगैर रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रही थी। रात की रोटी बनाई तूने? कुबरा खतून इसकी जर्द रंगत को देखते हुए पूछने लगी। वही बनाने जा रही हूँ, रुबाब आहिस्ता से इन्हें बताने लगी। बाद में बना लेना, पहले तेल की शीशी लेकर आ और मालिश कर मेरे सर में। कुबरा खतून इस पर हुक्म सादर करती हुई बोली तो रुबाब आहिस्ता से कदम उठाती हुई तेल की शीशी लेने चलेगी। इस दिन के बाद से कुबरा खतून ने रुबाब पर हाथ तो नहीं उठाया, मगर इसकी हालत को नज़रअंदाज करके वो इससे सख्त और मेहनत कश काम लेती, जिस पर ज़्यादातर नज़र बचाकर ज़नैन इसके हिस्से का काम कर देती थी। कुबरा खतून के बरक्स घर के दूसरे अफराद रुबाब से अच्छे तरीके से पेश आते। ज़रैन की रुबाब से काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। कभी कभी वो दोनों ही किंटो ज़रियाब खान की बातें किया करती। रुबाब को अक्सर अपने भतीजे ज़हीम याद आता। वो तैमूर खान में उसको ढूंढती, तैमूर खान को अपने पास बुलाती, मगर वो बदतमीज़ी से रुबाब को झिड़क देता। शायद इस पर कुबरा खतून की तरबियत का असर था, या वो भी कुबरा खतून की तरह इसे नापसंद करता था। आज इत्तेफाक से सरदार अकबर खान और सरदार इस्माइल खान दोनों ही शहर गए हुए थे। सुबह 8 बजे जब ज़रियान की आंख खुली तो इसे रुबाब के कमरे से कराहने की आवाज़ आने लगी। जब वो रुबाब के कमरे में गई तो रुबाब बेड पर लेटी हुई थी और दर्द से बुरी तरह करा चुकी थी। रुबाब, रुबाब, क्या हुआ? ज़रियान रुबाब के कमरे में इसके पास आती हुई पूछने लगी। बाबी, मैं नहीं बचूंगी, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। रुबाब तकलीफ में रोती हुई ज़रियान से बोली, पागल हो गई हो? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अम्मा हजूर को बताकर ड्राइवर से कहकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ज़रियान इसका हाथ पकड़कर इसे तसल्ली देते हुए कुबरा खतून के कमरे में जाने लगी। अम्मा हजूर, अम्मा हजूर, रुबाब की तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हो रही है। मैं ड्राइवर के साथ इसे हस्पताल लेकर जा रही हूँ। ज़रियान घबराई हुई कुबरा खतून के कमरे में आकर बोली तो वो आंख खोलकर नींद से बेदार हुई। कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, कोई मर्द घर पर मौजूद नहीं है। मुख्तारा को बुला दो, वो नूरी दाई को बुलाकर ले आएगी। कुबरा खतून की बात सुनकर ज़रियान हैरत से इन्हें देखने लगी। अम्मा हजूर, रुबाब की वाकई हालत बिगड़ी है, खुदारा इसे हॉस्पिटल ले जाने दें, वक्त बहुत कम रह गया है। ज़रियान कुबरा खतून को देखकर इनके आगे मिन्नत करते हुए बोली, ज़री, तो मेरी नींद खराब कर चुकी है, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। वो कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही, जाकर मुख्तारा बीबी को बुला कर ला। अब की बार खतून के सख्त लहजे में आवाज़ आई तो ज़रियान इस पत्थर दिल औरत को देखकर कमरे से निकल गई। बाबी, एक आखिरी बात मानेंगी मेरी? आधे घंटे पहले ही रुबाब ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था, मगर इसकी हालत संभाले नहीं आ रही थी। नूरी भी डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा देकर खुद जा चुकी थी। तभी रुबाब ज़रियान से बोली, आखिरी बात क्यों? 1000 बातें मानूंगी, तुम बोलो तो सही। बच्ची की पैदाइश के बाद ज़रियान ने जब कुबरा खतून को दोबारा इसकी हालत बताई तो अब की बार इसने रुबाब को हॉस्पिटल ले जाने की इजाज़त दे दी।
मगर अब रुबाब हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। हज़ार बातों के लिए तो लंबी ज़िंदगी चाहिए होती है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रुबाब अपने बराबर में बेड पर लेटी हुई नन्ही मुन्नी से अपनी बेटी को देखकर बोली, तुम फजूल बातें मत करो वरना मार खाओगी मुझसे। मैंने बैग तैयार कर लिया है और ड्राइवर आने वाला होगा और हम दोनों थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल चलेंगे। जरियान इसे डांटते हुए बोली तो इसकी सुरख सफ़ेद बेटी जो कि कंबल में लिपटी हुई थी कोई नरम नाजुक सी गुड़िया लग रही थी, इसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं रहा। रुबाब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा ज़रियाब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, मगर मैं इनके पास जाने से पहले एक बार अपनी बाबा साईं और फिरोज़ लाला से मिलना चाहती हूँ। गलती तो की थी ना मैंने इनका भरोसा तोड़कर। इन्हें देखकर इनसे एक बार माफ़ी मांग लूँ, फिर बेशक प्लीज़ मेरे घर फ़ोन करके बाबा साईं और लाला को यहाँ बुलवाएं। बोलने के साथ ही रुबाब रोने लगी तो जरियान को भी रोना आ गया। लोगों की बेहसी देखकर जरियान को रोना ही आने था। सरदार अकबर खान से इजाज़त मिलने के बाद रुबाब के बताए हुए नंबर पर जरियान ने कॉल मिलाई तो फ़ोन रुबाब की बाबी कशमाला ने उठाया और रुबाब की हालत सुनने के बावजूद इसने जरियान को चिढ़कर फ़ोन रख दिया और रुबाब के बारे में इसने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि जरियान रुबाब को कुछ भी बताकर इसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो काफ़ी देर से रुबाब के कमरे में नहीं जा रही थी और रुबाब की मुनसिर नज़रों को देखकर इसे कोई जवाब नहीं था। तब स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस 10 साल बच्चा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। बेटा कौन हो आप, किससे मिलना है? जरियान इस बच्चे को देखकर पूछने लगी। वो तैमूर खान का दोस्त हरगिज़ नहीं था। तैमूर खान तो खुद इस वक्त स्कूल में मौजूद था। ज़हीम चुताई नाम है मेरा, क्या मैं अपनी पुप्पो से मिल सकता हूँ? वो बच्चा जरियान से पूछा तो जरियान मुस्कुराकर ज़हीम को रुबाब के कमरे में ले गई और शुक्र अदा किया कि इस वक्त कुबरा खतून अपने कमरे में सो रही थी। मुझे मालूम है बाबा साईं या लाला इसमें से कोई ना कोई आए, मगर मेरा बेटा मेरे पास ज़रूर आएगा। अपने अप्पो के पास रुबाब ज़हीम का हाथ चूमकर मुस्कुराते हुए इससे बोली। इसे हरगिज़ नहीं यकीन था इसका भतीजा इससे मिलने आ सकता है। वो खुश थी। अप्पू आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। गुलाम ड्राइवर बाहर ही खड़े हैं। ज़हीम रुबाब को देखकर परेशान हो गया। इसकी अप्पू तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। वो बार बार इस नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को भी देख रहा था जो कंबल में लेटी हुई सो रही थी। डॉक्टर के पास जाने का वक्त ख़त्म हो गया है। बस मेरी एक बात मानना, घर जाकर बाबा साईं फिरोज़ लाला और शमरोज़ लाला को बताना कि रुबाब आप लोगों को बहुत प्यार करती है और वो सब मुझे माफ़ कर दें। और बताओ कहोगे ना? रुबाब ज़हीम का हाथ पकड़कर उनसे पूछने लगी। वो अपनी अप्पू को ये नहीं बता सकता था कि हवेली में रुबाब का नाम तक नहीं लिया जाता, बल्कि वो खुद सुबह अपनी माँ को फ़ोन पर बात सुनते देखकर स्कूल जाने से पहले हिम्मत करता हुआ दुश्मनों के घर चला आया। अगर ये बात घर में किसी को मालूम होती तो इसे सख्त सज़ा दी जाती। अप्पू ये आपकी गुड़िया है, मैं इसे छू कर देख लूँ? ज़हीम रुबाब की बात का जवाब दिए बगैर रुबाब की तवज्जो दूसरी तरफ मन मिलकर बोला, जिस पर रुबाब ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ज़हीम सुरख सफ़ेद गोल मटोल सी बच्ची को गौर से देखने लगा। अप्पू इसका नाम क्या है? ज़हीम नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को देखकर रुबाब से पूछने लगा। तभी कमरे में ज़रनैन भी चली आई। तुम बताओ क्या नाम रखोगे इसका? रुबाब बेड पर लेटती हुई इसे अपने भतीजे से पूछने लगी, जो इसकी नन्ही मुन्नी बेटी को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। रुशानी। आप इसका नाम रुशाने रखना और मैं इसे प्यार से रोशी कहकर बुलाऊंगा। ज़मकीन की बात सुनकर रुबाब अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। फिर इसने ज़रैन को देखा जो मुस्कुराती हुई इसके पास आया। और रोशी आज से मेरी बेटी है। ज़रैन नन्ही मुन्नी रुशाने को गोद में उठाकर रुबाब से बोली, मामा आज आप मुझे ये बात सच सच बता दें कि मैं आपकी सकी औलाद हूँ या नहीं, या फिर आपने मुझे किसी से लेकर पाला है। शहनाला को जो ज़र्फ़ से मिलने के लिए जाना था, जिसके लिए वो अच्छा सा तैयार हो रही थी, तब कमरे में जैनिश आती हुई इससे पूछने लगी। इसका लहजा भी नहीं बल्कि आंखें भी नम थी। ऑफ कोर्स मेरी औलाद हो तुम डार्लिंग। तुम 9 माह तक अपने वजूद के अंदर रखा है। इस बात के लिए तुम्हें किसी किस्म की भी शक व शुबा पड़ने की ज़रूरत नहीं। शहनाला दीवान में नस्म आईने में देखकर आंखों में आई शेडो लगाती हुई मसरूफ़ अंदाज में बोली और जैनिश चलती हुई शहनाला के पास आई और शेडोस इसके हाथ से लेकर छोटी सी टेबल पर पटक दिए।
फैज़ मामू और सनोबर मामी चंद मिनट पहले मेरे फैसले को सराहते हुए घर से बाहर अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए निकले हैं। बकौल फैज़ मामू के मैंने नेक्स्ट वीक यानी सैटरडे को एडी के साथ इसके अपार्टमेंट शेयर करने एक मकूल फैसला किया था, जिसमें ऐसी कोई ख़ास बुराई नहीं। और ऐसा मुझसे फैज़ मामू ने कहा था कि ये फैज़ मामू को आपने बोला है कि मैं एडी के साथ इसके अपार्टमेंट शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जैनिश नम आंखों के साथ अपनी शहनाला को देखकर बोला, फिर तुमने क्या कहा जैनिश? मैंने तुम्हें मना किया था और अपना मुंह बंद रखना। इन दोनों मियाँ बीवी के सामने मेरा बना बनाया प्लान खराब मत कर देना तुमने, बेवकूफ़ लड़की। गुस्से के बावजूद शहनाला बहुत इत्मीनान से बोली, कहीं इसकी बेस खराब ना हो जाए। कौन से प्लान की बात कर रही हैं? आखिर पता तो चले कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जैनिश को अब अपने लिए फ़िक्र के साथ साथ परेशानी भी लाहक हुई। शहनाला इसका हाथ थामकर इसे सोफे पर बिठाने लगी। फैज़ और सनोबर दोनों ही गुस्से में थे और साथ ही इस पर बुग़्ज़ भी था। और मैं तुम्हें एडी के साथ इसका अपार्टमेंट शेयर करने के लिए राज़ी करूं, तो मैंने इन दोनों को मुतमय्यन करने के लिए बोल दिया कि तुम एडी के साथ नेक्स्ट सैटरडे को इसका अपार्टमेंट शेयर करने के लिए एग्री हो। आंखें मत दिखाओ, मुझे पहले बात मुकम्मल करने दो। शहनाला इसकी आंखें दिवाने पर जेश को टोकती हुई बोली। चंद सेकंड की खामोशी के वक्फे के बाद वो दोबारा बोली, पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त है जुवेरिया, शायद तुम्हें याद हो। चंद साल पहले जब मैं तुम और रिजवान कराची गए थे तब मुलाकात हुई थी मेरी इनसे। शहनाला इसको याद करवाते हुए बोली, वही जिनके 2 बेटे हैं। जैनिश को याद आया जब वो 7th स्टैंडर्ड में था, तब वो रिजवान और शहनाला के साथ कराची गया था, जहाँ शहनाला एक दिन अपनी एक दोस्त के घर गई। इसका एक बेटा तो नॉर्मल और खुश अखलाक तरीके से मिला, जबकि दूसरा बेटा मगरूर सा लगा था। लेकिन ये शहनाला का ख्याल था कि वो मगरूर था और जैनिश को मगरूर कम और पागल ज़्यादा लगा, जो अपनी आंखें माथे पर रखे ज़बरदस्ती सलाम करने आया था। हाँ बिल्कुल वही, हिसान और बिलाल की बात कर रही हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अंदर ही अंदर तुम्हारे पाकिस्तान जाने का सब अरेंज कर दिया है। जुवेरिया से भी बात कर ली है। पाकिस्तान पहुंचकर तुम इसके घर में रहोगे चंद माह तक, जब तक तुम वहां पर सेटल ना हो जाओ, और फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। अब इसकी बात बटक फैज़ या फिर ज़नोबर में से किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना तुम अपने फैज़ मामू की नेचर अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। बेफैज़ लोगों से ऐसे कोई सरोकार नहीं होता। जिस दिन इसे मालूम हो गया तो कि तुम यहाँ वापस पाकिस्तान जा रहे हो, लाजमी तौर पर सख्त इक़दाम उठाएंगे। शहनाला जैनिश को सारी बात बताते हुए बोली, जिस पर जैनिश एकदम परेशान हुआ। मामा, मगर मैं अकेले पाकिस्तान कैसे जा सकती हूँ, वो भी ऐसे घर में जहाँ पर 2 लड़के मौजूद हो। आप क्यों नहीं चल रही मेरे साथ? और आप फैज़ मामू को अकेले कैसे संभालोगी? जब इन्हें ये मालूम होगा कि मैं पाकिस्तान रवाना हो चुकी हूँ तो फिर वो बहुत गुस्सा करेंगे आप पर। जैनिश वाकई परेशान हो चुकी थी। इसके दिमाग में न जाने कौन कौन से सवालात उठ रहे थे। और जैनिश, ये पाकिस्तान जाने की ज़िद तुमने ही लगाई थी। अब जबकि मैंने वहाँ तुम्हारी रहाइश का मसला भी हल कर दिया है, तो तुम्हारे वहाँ पर इन 2 लड़कों की टेंशन सताने लग गई है। इन दोनों लड़कों के साथ इनकी माँ भी तो वहाँ पर मौजूद होगी ना। बल्कि ये अच्छा नहीं होगा कि इनमें से तुम किसी एक को शीशे में उतार लो और हमेशा के लिए इस घर में सेट हो जाओ। जुवेरिया का तो मुझे मालूम है वो काफ़ी बेवकूफ़ है, मेरा मतलब है रहमदिल टाइप की औरत है। बगैर जूती घिसे बेटे बटाने इसे खूबसूरत लड़की बहू की सूरत में फ्री मिल जाएगी तो वो तो वैसे ही खुश हो जाएगी। शहनाला का मशवरा सुन के जैनिश अफसोस से अपनी माँ को देखने लगी। आपको मालूम है ना कि मुझे ये सब करना नहीं आता और मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैनिश शहनाला को देखते हुए बोली, मगर साथ ही इसके जहन में कई और बातें चल रही थी। मुझे मालूम है कि तुम ऐसा कर सकती हो और तुम मेरी बेटी हो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं तुम्हें कुछ गलत करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। तुम्हें यह मशवरा नहीं दे रही कि तुम इसको चीटिंग करो, फ्रॉड करो। देखो जैनिश, अकेले रहना, सब कुछ मैनेज करना एक लड़की के लिए मुश्किल होता है, तो ये अच्छा होगा कि तुम अपनी गुड नेचर के साथ थोड़ी बहुत खिदमत पेश हो और वहाँ रहकर सबके दिलों में अपनी जगह बनाओ। और प्लीज़ वहाँ पर किसी को भी रिजवान की मौत की असल वजह बताने की ज़रूरत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि माजी की तलख यादों पर मिट्टी डाल दो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। शहनाला घड़ी में टाइम देकर साथ साथ मजीद जैनी का ब्रेन वॉश करने लगी। अगर जैनिश जुवेरिया के घर में हमेशा के लिए एडजस्ट हो जाती तो इसकी टेंशन ही ख़त्म हो जाती।
पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं चल रही मेरे साथ पाकिस्तान। जैनिस सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो सवाल शहनाला से पूछने लगी जो सबसे ज़्यादा इसे परेशान कर रहा था, जिस पर शहनाला नज़र चुराते हुए इससे बताने लगी, जिस दिन तुम्हारी पाकिस्तान की फ़्लाइट होगी इस दिन मैंने ज़रफ़ ने कोर्ट मैरिज करने का प्रोग्राम बनाया है। अब इतना अफसोस है मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, शादी करने से पहले ही वो इस्लाम कबूल कर लेगा। शहनाला की बात सुनकर जैनिश खामोशी से इसे देखने लगी। शहनाला एक बार फिर इसके पास से उठकर आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप में मसरूफ़ हो गई। उफ संध्याला, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम बर्दाश्त कैसे कर लेती हो आखिर ऐसे घटिया लोगों को। और एहतशाम भाई, मुझे तो रह रहकर इन पर गुस्सा आ रहा है, यानी पढ़ लिख कर भी वो वही की वही जाहिल सोच। इस वक्त ऑफ टाइम हो गया था और स्कूल तकरीबन खाली, और वो दोनों अभी अपनी क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे। तब संध्याला की बातें सुनकर सहरिश दबे दबे गुस्से में बोली, अपने ससुराल वालों से तो मैं कुछ ऐसी ही एक्सेप्ट करती हूँ, मगर शाम के रवैये से बहुत अफसोस हुआ मुझे। सहरिश, संध्याला इस वक्त काफ़ी दिल बर्दाश्त हो रही थी। परसों रात मैं जब एहतशाम से डिनर पर बाहर गई थी तो तब इसने एहतशाम को बताया इन लोगों के घर बेबी गर्ल आने वाली है। तो इस वक्त से लेकर अब तक एहतशाम का मूड ऑफ था, और संध्याला की सास जो कि खुद 2 बेटियां पैदा कर चुकी थी, संध्याला को वक्फे वक्फे से ऐसे घूरती जैसे बेटी पैदा करना सिर्फ इसी का ही कारनामा है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो शोहर समेत घर के एक फर्द का दिमाग दुरुस्त कर देती। समझ क्या रखा है आखिर इन लोगों ने तुम्हें। सैरिश गुस्से में संध्याला की हालत देखकर बोली, खुदा ना करे या फिर तुम पर या कोई और लड़की मेरी जगह पर हो, बस तुम ये सब बातें शेयर कर लेती हूँ तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। संध्याला सुस्त कदमों से चलती हुई अफसोदगी से बोली, इसका बढ़ता हुआ वजन इसे तेज चलने की इजाज़त नहीं देता था, और तबीयत पर छाई उदासी इसके वजूद को मज़ीद बोझल कर देती। ऐसे रवैयों के साथ साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी। तुम संध्याला, एहतशाम भाई से 2 टोक बातें करो, ऐसा कब तक चलेगा। आखिर अभी बेटी आई नहीं, तब इनका और इनके घर वालों का मुंह बन चुका है। जब बेटी दुनिया में आएगी तो फिर क्या करेंगे। सैरिश भी इसकी हालत की पेशे नज़र संध्याला के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मशवरा देने लगी। सोच रही हूँ आज शाम से पूछूंगी अगर हमारे घर में बेटी पैदा होने वाली है, बेटा नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर। और अनीस भाई से भी ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। वो भाभी ने साफ मना किया है, और अपने घर के मसले मसाइल को अपने घर तक महदूद रखा करो, हमें बताकर टेंशन मत दिया करो। संध्याला की बात सुनकर सैरिश अफसुर्दा से इसे देखने लगी। संध्याला, मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपनी तबीयत को देखते हुए छुट्टियां ले लेनी चाहिए। सैरिश इसको देखकर मशवरा देते हुए बोली, और बहुत जल्द इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ गनी साहब से छुट्टियों के मुतालिक बात करूँ, बल्कि अभी कर लेती हूँ क्योंकि अपने रूम में मौजूद होंगे। संध्याला हाथ से बनी हुई वॉच में टाइम देखते हुए बोली, तुम अभी से बात कर लो। ठीक है भाई, मुझे लेने आ गया है, मैं चलती हूँ। जोरदार पड़ने वाले मुक्के से गनी की नाक से खून फुवारे की तरह सूरत में उबर रहा था, जिसे देखकर पप्पू के दांतों की बत्ती बाहर आ गई। वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। क्या कर रहे हो भैया जी, ज़रा अदब से पेश आई, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं। गनी को जोरदार मुक्का पड़ता हुआ देखकर पप्पू मुअज्जम से बोला। स्कूल के ऑफ टाइम में गनी अपने कमरे से निकल रहा था, जबकि अचानक 2 अजनबी इसके कमरे में आए और इनमें से एक ने इसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारे। जब भी तो हाथ होला रखा था, वरना प्रिंसिपल साहब को आज दिन में तारे बेशक ना दिखाई देते, मगर इसके साले की दांतों की बत्ती तो लाजमी बाहर आ जाती। मौजम गनी की बंधी हुई टाई से इसकी नाक पर बैठा हुआ खून साफ करता हुआ बोला तो पप्पू ने बेढंगे पान से कहका मारकर इन्हें देखा। आप दोनों कौन हैं और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। गनी को वो दोनों हुलिये से ही मुवाली लग रहे थे। तेरी बेहतरी भी इसी में है कि हम दोनों को नहीं जाना। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल कासिम सेठ ने तुझे शर्फाना अंदाज में इस ज़मीन के अच्छे दाम देने की कोशिश की, मगर तुमने इन्हें इतने शरीफ नहीं हो। शराफत से इनकी ऑफ़र को कबूल कर लेते, तभी कासिम सेठ को मुझे यहाँ पर बेचना ना पड़ता। मौजम हाथ में पकड़े हुए लूडो दीवार को टेबल पर रखते हुए बोला। गनी को अब यहाँ आने का मकसद अच्छी तरह समझ आ गया था। यह अदालत की तरफ से एक लीगल एग्रीमेंट है, जिस पर 10 सेल रकम वसूल करने के बाद ये स्कूल की ज़मीन कासिम की मलकियत है।
देखो भाई प्रिंसिपल, आराम से इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो। आज भाई का मूड वैसे भी बिगड़ा हुआ है। अल्लाह भले करे इनका अब तक आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, अगर गन निकाल दी तो फिर आपका क्या हाल होगा। पप्पू गनी को समझाने के साथ साथ में पकड़ा हुआ नोटों से बड़ा हुआ ब्रीफकेस टेबल पर रखकर इसे बोल चुका था। गनी बेबसी से इन दोनों को देख रहा था कि एकदम इसकी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जहां इसके स्कूल की एक टीचर कमरे के अंदर चल रहे सारे मंजर को अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी। इससे पहले गनी अपनी नज़र खिड़की पर से हटाता, मौसम ने इसके चेहरे के तासरात को देखकर इसकी नज़रों के ताक़ुब करते खिड़की में खड़ी एक लड़की को देखा। वो लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर इस अंदाज़ा हो गया कि वो कमरे में मौजूद सारी कार्रवाई की वीडियो बना रही है। और मौसम के मुड़ते बाहर की साइड दीवार के पीछे छुप गई थी। पप्पू भाग कर जा, वो लड़की यहाँ से जानी नहीं चाहिए। मौसम चीखता हुआ पप्पू को देखकर बोला। पप्पू बिजली की तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। संध्याला, जो कि इन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर घबरा चुकी थी, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। ये लहजा बाई जी आ गई मैडम जी। पप्पू संध्याला का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले आया, जिसे देखकर मौसम को एक पल के लिए झटका लगा, मगर दूसरे पल वो संध्याला को गौर से देखने के बाद संभल गया। ये वो नहीं थी संध्याला जो कि वहाँ से फरार होने के चक्कर में हैंडबैग गिरा चुकी थी, लेकिन इसके वहाँ से भागने से पहले इस गुंडे का साथी संध्याला तक पहुँच गया था। जबकि मोबाइल अभी भी संध्याला ने मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। वो अब अपने सामने इस गुंडे को देख रही थी, जो गौर से इसका चेहरा देखने में मसरूफ था, जैसे कि इसके चेहरे पर कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा हो। इस हालत में दिलेरी वाकई दिलेरी की बात है। पप्पू, कमरे का दरवाज़ा लॉक कर और खिड़की के पर्दे डाल दे। मौसम ने संध्याला को ऊपर से लेकर नीचे तक जायजा लेने के बाद इसकी हालत पर जुमला कसा और साथ ही अपने साथी को हुक्म दिया, जो शायद इसके हुक्म का मुनज़्ज़िर था, और फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा बंद किया। देखिए कि हमारे स्कूल के मोअज़्ज़िज़ टीचर हैं, इन्हें यहाँ से जाने दें, हम लोग आपस में बात कर तो रहे हैं। गनी अब टिश्यू की मदद से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ करता हुआ बोला, तो मौसम ने पलट कर गनी को देखा। प्रिंसिपल, अगर अब तू बीच में बोला तो मैं तेरा ये हाल बिगाड़ दूंगा। पप्पू, पेपर्स पर साइन करो इस बुड्ढे से। मौसम ने गनी को तन्हा करने के साथ साथ पप्पू को दूसरा हुक्म दिया और दोबारा इस लड़की की तरफ पलटा, जो कि अब मुश्किल से 22 या 23 साल की प्रेग्नेंट लड़की थी और चंद मिनट पहले ही कमरे में होती हुई कार्रवाई की वीडियो बना रही थी। तो आप उस्तानी जी हैं इस स्कूल की, मगर क्या उस्तानी जी, रिजल्ट निकलने में तो अभी थोड़ा वक्त है और आप पहले ही स्कूल के चक्कर लगा रही हैं। मौसम चलता हुआ इसके करीब आया और अब की बारिश ने संध्याला के सरापे की तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर संध्याला का दिल चाहा कि अपने सामने खड़कर मोहाली का मुंह ही तोड़ दे, मगर सामने चेयर पर बैठे हुए गनी साहब की हालत देखकर वो ऐसा ना कर सकी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, किसी शरीफ इंसान के साथ ऐसे बेरहमाना सलूक करते हुए। अपने ऊपर किए गए जुमले पर वो लानत भेजती हुई गनी साहब का जख्मी चेहरा देखकर हिम्मत करती हुई अपने सामने खड़ी इस गुंडे से बोली, शर्म का बदमाशों से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं। बांधे बैठा है जो इस उम्र में जिद बांधे बैठा है, एक ज़रा से दस्तखत करते हुए इसे मौत पड़ रही है। मौसम संध्याला की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ इसका मोबाइल मांगने लगा, जिसे संध्याला ने न जाने क्या सोचते हुए अपने दुपट्टे की आड़ में और अपनी शर्ट के गले से नीचे अंदर की तरफ छुपा लिया। इसका मोबाइल ऐसी जगह महफूज हो चुका था जहां मौसम की नज़रें गईं तो संध्याला की हरकत पर मौसम के होठों पर मुस्कुराहट रहेंगी। बदमाशों से बदमाशी महंगी पड़ सकती है उस्तानी जी, बदमाश होते हैं। इससे कभी शराफत की तवक्को नहीं करनी चाहिए और अपना मोबाइल मुझे खुद निकाल कर दे दें, वरना ये ला कर इतना भी सेव नहीं जितना आपने समझ लिया है। मुअज़्ज़म की बात सुनकर संध्याला को अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करने का दिल चाहा। मुअज़्ज़म के मज़ीद आगे बढ़ाने पर संध्याला पीछे की तरफ हटने लगी। दूर रहो मुझसे और करीब आना मत मेरे, वो अपनी घबराहट छुपाती हुई मुअज़्ज़म से बोली और पीछे की तरफ कदम उठाते हुए दीवार से इसकी पीठ जा लगी। जबकि गनी पेपर्स पर साइन कर चुका था, जबकि मुअज़्ज़म की धमकी खामोश बैठा रहा। मोबाइल मुअज़्ज़म संध्याला के बिल्कुल करीब खड़ा था और एकदम हाथ दीवार पर टिकाकर दूसरे हाथ संध्याला की तरफ बढ़ाया और मोबाइल मांगने लगा। संध्याला की बात माने बगैर मुअज़्ज़म का चेहरा देखने लगी, जो कि इस वक्त बहुत संजीदा था। समझ नहीं आ रही थी मोबाइल निकाल कर दूँ या नहीं। मुअज़्ज़म इसके और भी करीब आकर सख्ती से बोला तो इस गुंडे को अपने इतने करीब देखकर संध्याला का सांस रुकने लगा। इसका हैवी डील इस वक्त इस गुंडे के आगे छुप चुका था। पहले पीछे हटो, संध्याला कांपती हुई आवाज़ में मुअज़्ज़म से बोली। वो इसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। संध्याला के सामने मोबाइल कैसे निकालती वो अब हमाकी तौर पर पछता रही थी,
लगता है ऐसे बात नहीं समझोगी, ये मोबाइल अब मुझे खुद ही। मुअज्जम ने संध्याला को धमकाते हुए दोबार पर टकाया। प्लीज़। संध्याला ने बोलते ही बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ा। मुअज्जम एक बार फिर इसका चेहरा गौर से देखने लगा। अपना दूसरा कांपता हुआ हाथ वो मुअज्जम का चेहरा देखते हुए अपनी शर्ट के गले तक ले गई तो मुअज्जम ने अपनी नज़रों का जाविया बदला और दूसरी सीमा देखा और संध्याला ने अपना हाथ छुड़वाया। संध्याला ने अपना मोबाइल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। स्कूल इसीलिए कायम किया था ताकि अपनी नई नस्लों में तमीज़ और तहजीब का शौर पैदा कर सके, बच्चों के अंदर मौजूद अच्छे सिफात को उजागर कर सके। और स्कूल में तालीम दी जाती है और तालीम ही इंसान में अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा करती है, मगर तुम जैसे जानवरों पर तो बिल्कुल भी नहीं। अपना मोबाइल मुअज्जम को थमाते हुए साथ ही इसने मुअज्जम के इक़दामात पर मुलामत की। वो संध्याला का मोबाइल अपने हाथ में पकड़ते बहुत सुकून से गौर से इसकी बातें सुन रहा था। आखिरी बात पर संध्याला को स्माइल देता इसके मोबाइल से चंद मिनट पहले बनाई हुई वीडियो को डिलीट करने लगा। लेक्चर अच्छा देती हो आप उस्तानी जी, पूरी उम्मीद है अपने बच्चे की तरबियत अच्छे से करोगी। मुअज्जम संध्याला को देखकर इसका मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला और फिर गनी के पास आकर इसका चेहरा पकड़ाकर दाएं और बाएं तरफ करता देखा। यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाना और अपनी मरहम पट्टी करना। मशवरा देने के साथ साथ इसने अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर टेबल पर रखे। पप्पू को चलने का इशारा करता हुआ संध्याला पर आखिरी नज़र डालकर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह सवेरे वो दोनों भाई जॉगिंग करके अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। इन दोनों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इनमें से कौन बड़ा है। कोई भी अनजान बंदा इन दोनों को देखकर बिलाल को ही बड़ा समझता। वजह इसकी निकलती हुई हाइट और वर्जिशी जिस्म था। ज़ाहिरी तौर पर दिखने वाली चीज़ों में बिलाल इससे ज़्यादा नंबर रखता था, मगर ये बिलाल जानता था कि हिसान इससे कुन कुन चीज़ों में बचपन से ही बाजी ले चुका है। कल शाम में जब खुशी आई थी तो तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? मैंने तहमीना से कहकर दोबारा तुम्हें बुलवाया था। वो स्पेशली तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मतलब खुशी तुमसे मिलने आई थी तो मुझे इनसे बोलना पड़ता। तुम ऑफिस के लिए किसी ज़रूरी काम में बिजी हो। हिसान को एकदम कल शाम वाली बात याद आई तो वो बिलाल को बताने लगा। खुशी से मिलकर या फिर बात करके मुझे खास खुशी नहीं होती, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। अगर मैं मसरूफ़ ना भी हूँ तो मैं कभी भी इससे नहीं मिलता। बिलाल और एहसान अब आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तब बिलाल एहसान से बोला, इंसान को इतना भी बेमरवत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, और वैसे भी खुशी बुरी लड़की नहीं है, अच्छे अखलाक के अलावा खुश शक्ल लड़की है, और सबसे बड़ी बात वो हमारी पुप्पो की बेटी है। बावजूद इसके वो तुम्हारे चेहरे पर नो लिफ्ट कार्ड बोर्ड बचपन से देखती आई है, फिर भी तुमसे खुश अखलाकी से मिलती है। इसे तुम्हारा थोड़ा बहुत टाइम देना या फिर 2 घड़ी इससे बातचीत कर लेना भी कोई मुसफाना नहीं है। बुरा मत मानना मेरी बात का, और वैसे ये मेरी ज़ाती राय है। एहसान बिलाल को देखकर बड़े भाई के तौर पर समझाने लगा, क्योंकि ये छोटा भाई ख़ानदान में भी अपनी ज़ीरो नेचर की बदौलत खासा मकबूल मशहूर होने लगा था। बिलाल की इस ज़ीरो नेचर के वक्त के साथ साथ मिच्योरिटी आती जा रही थी, जिस पर जवेरिया भी कभी कभार परेशान हो जाती थी। तुम जानते हो तुम्हारी राय में बहुत कम इत्तेफाक रखता हूँ, और रही बात खुशी की तो इसकी बिला वजह की हैप्पी और गुड नेचर मुझे ज़रा भी अट्रैक्ट नहीं करती, और मेरा मशवरा यही है कि तुम भी इससे इतना अटैच ना हो। हेलो। वो घर के अंदर दाखिल हो रहा था तब एक नस्वानी आवाज़ इसके कानों से टकराई। घर के गेट से बाहर एक 20 साल लड़की टैक्सी से उतरकर मुस्कुराती हुई इससे बोली। यह अजनबी चेहरा इतना भी अजनबी नहीं था। इस लड़की को बिलाल ने पहले भी कहीं देखा था, मगर कहाँ इसे याद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। जैनिश के हेलो कहने पर वो इसे होनका की तरफ देखने लगा। इस वजह से जैनिश ने इसे सलाम किया, जिसका जवाब बिलाल ने सर हिलाकर दिया और गेट के अंदर दाखिल हुआ। मैं जैनिश हूँ, जो वो जवेरिया आंटी का छोटे वाला बेटा है। जैनिश इसे पहचान गई, मगर शायद वो इसे नहीं जानता था। जैनिश से गेट से अंदर और घर में जाता हुआ देख एकदम अपना तारुफ करवाने लगी। तो अब बिलाल इस लड़की को पहचान चुका था। जवेरिया चंद दिनों पहले इस लड़की के आने का जिक्र कर रही थी। बिलाल के तो कहने पर जैनिश के मुस्कुराते लब एकदम सिमट गए। कितना दुखा अंदाज है इसका। बिलाल अब भी जैनिश के सवालिया नज़रों से देख रहा था। जैनिश एक दफ़ा फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने लबों पर लिए हुए बोली, प्लीज़ आप टैक्सी से मेरा बैग उतराने में मेरी हेल्प करेंगे। वो टैक्सी में मौजूद 2 बड़े बैग्स की तरफ इशारा करते हुए बोली। किस खुशी में बिलाल के जवाब पर जैनिश के होंठों से मुस्कुराहट एक बार फिर गायब हुई।
तुहीन का एहसास तब हुआ जब वो बेमुरवत और बदतमीज़ इंसान गेट से घर के अंदर चला गया। चंद साल पहले तक तो नीम पाकर लगता था, शायद अब बेचारा पूरा खिसक चुका है। जैनिश खाली गेट को देखती हुई पूछने लगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जैनिश हो, शहनाला आंटी की बेटी, राइट? हिसान की आवाज़ पर जैनिश चौंकी और पलट कर देखने लगी। सामने एक खुशनुमा शक्ल और खुश मिजाज सा नौजवान खड़ा था, जिसे देखकर वो मुस्कुराई। सही पहचाना और आपने, हिसान भाई। शुक्र था कि आप पाकिस्तान आने से पहले शहनाला ने जवेरिया के दोनों बेटों के नाम साथ साथ इसकी तस्वीर भी दिखा दी, जो कि जवेरिया ने भी शहनाला को सेंड की थी। अगर मुझे तुम्हारी फ़्लाइट की टाइमिंग का पता होता तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ज़रूर पिक करता। हिसान टैक्सी में से जैनिश के बैग्स उतारते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, ये एड्रेस मुझे मामा ने बताया था और मुझे यहाँ आने में कोई ख़ास मसला नहीं हुआ। हिसान घर के गेट के अंदर इशारा किया तो जैनिश ने बोला। जैनिश के गेट से अंदर जाने के बाद वो भी जैनिश के बैग उठाता इसके पीछे आने लगा। तो चलिए फिर इस नावल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।